अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सब खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? ग्रेट। वेलकम बैक। जॉब सेटिस्फेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे। आई टोल्ड यू जॉब सेटिस्फेक्शन में मेनली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कल आपको नोट डाउन करवाए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी डिफाइन जॉब सेटिस्फेक्शन. The second question, and types of job satisfaction. The second question, the factors that affect job satisfaction. The third question, outcomes of job satisfaction. और ये क्वेश्चन रह गया था, द वेज टू एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन। सिक्स चैप्टर के हवाले से अभी तक जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स हैं वो आपके परसेप्शन है और जॉब स्ट्रेस है। ये दो सवाल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुए हैं पेपर में। जॉब सेटिस्फेक्शन और एटीट्यूड, ये वाले क्वेश्चन अभी लेस टेस्टेड हैं एग्जामिनेशन के हवाले से। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन पेपर में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आया। सो दीज आर द लेस टेस्टेड टॉपिक्स। ऑन द अदर हैंड स्ट्रेस का टॉपिक मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। देन वी हैव परसेप्शन दैट हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है जी। सो वील कंक्लूड जॉब सेटिस्फेक्शन टुडे। वील ट्राई कि आज हम स्ट्रेस को भी वाइंड अप करें। आज मेरी कोशिश है कि इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर दें। ये चैप्टर 2 दिन लेट हो गया है। मेरा टारगेट था कि हम इस चैप्टर को वेडनेसडे तक कंक्लूड कर दें, लेकिन 2 छुट्टियां आने की वजह से ये चैप्टर लेट हो गया, बट डजंट मैटर। आज इंशाल्लाह हम मोटिवेशन का माइंड मैप डिस्कस कर लेंगे। मोटिवेशन की हम एक हायरार्की बना लेंगे उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, सो दैट वी कैन टेक ऑफ विद द 7th चैप्टर टुमारो। जॉब सेटिस्फेक्शन को एनहांस करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एनहांसमेंट का मतलब होता है हाउ टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो हाउ टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, कैसे बढ़ाई जाए जॉब सेटिस्फेक्शन। ये बेसिकली दो लोगों पे डिपेंड करती है। ठीक है, देर आर सम एक्टिविटीज विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू। कुछ टैक्टिक्स होते हैं, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं टैक्टिक्स का। टैक्टिक्स कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स को। टैक्टिक्स आर शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स, ठीक है, टू अचीव समथिंग और टू अचीव अ गोल। ठीक है, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए जो आप शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान बनाते हैं उसे हम टैक्टिक कहते हैं। तो देयर आर सो मेनी टैक्टिक्स थ्रू व्हिच जॉब सेटिस्फेक्शन कैन बी एनहांस्ड। अभी तक ये वाला सवाल अनटेस्टेड है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर के हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है पेपर में कि क्या तरीके होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को एनहांस करने के। सो बेसिकली कुछ काम एम्प्लॉयर के करने वाले हैं और कुछ काम एम्प्लॉई के करने वाले हैं। इनको हम बाइफरकेट कर लेते हैं, लेट्स सेपरेट देम। इनको हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें कि एम्प्लॉयर ने क्या करना है और एम्प्लॉई ने क्या करना है। अगेन देखें, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो सिर्फ आपके एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं होती और सिर्फ आपके हाथ में नहीं होती। हम आगे जाके पढ़ेंगे 7th चैप्टर में मोटिवेशन में कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ये इट इज बेसिकली अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस है। it's a mutual effort of the employer and it's a mutual effort of the employee. So what organization or employer should do? Okay. The question is, ways to enhance job satisfaction. Okay. So what organization should do and what should employee do? ठीक है ना, इदारे को क्या करना चाहिए और एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए। ठीक, सो वी हैव वेरियस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज की स्पेंड टाइम टू डेवलप स्किल्स एंड पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज। इदारे को अपने एम्प्लॉयज के स्किल्स और पोटेंशियल को डेवलप करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट बुलेट पॉइंट। ये पहला बुलेट पॉइंट है। देन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन शुड go for participative management, means involving employees
यार आई एम नॉट श्योर, मैं तो कैमरा ऑन कर देता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर आपके पास इंटरनेट की स्पीड का क्या हालात है। चलें कैमरा ऑन करके देखते हैं कि स्पीड सही आती है या नहीं सही आती। सो लेट्स स्विच ऑन द कैमरा। जी जी, ऑन कर दिया मैंने। यू कैन सी मी नाउ। सो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मींस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दैट्स अनदर थिंग विच यू कैन डू। एम्प्लॉयर करते हैं। आप इसके ना कीवर्ड्स निकाल लें, मैं आपके सामने कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, ये बुलेट्स तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव कीवर्ड्स। इसी तरह तीसरा कीवर्ड है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर शुड एंगेज themselves in recognizing and rewarding the employees। employees को आपने रिवॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है। you have to provide a positive work environment। आपने पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट मुहैया करनी होती है एम्प्लॉइज को। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? ऐसी ऐसी वर्क एनवायरनमेंट जो सपोर्ट करे एम्प्लॉय को। फॉर एग्जांपल जैसे वर्किंग वुमेन होती हैं, ख़वातीन जो जॉब करती हैं, एंड दे हैव टू कैरी देयर इन्फेंट्स विद देम, तो फिर डे केयर फैसिलिटी होनी चाहिए। लेट्स से देयर हैज टू बी अ डे केयर फैसिलिटी, ठीक है। देयर हैज टू बी अ नाइस जिम। अक्सर ऑफिसेज के एडजेसेंट एक नाइस जिम होता है किसी कुछ और फैसिलिटीज़ में। फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल भी देते हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को। इसी तरह वॉकिंग स्पेसेस होती हैं, गार्डन्स होते हैं, बाग वगैरह होते हैं। ऐसी तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो आपके पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हैं। चाइल्ड केयर, जिम, नाइस रेस्टोरेंट, आउटसाइड स्पेस, क्वाइट जोन। व्हाट एम्प्लॉइज वांट एंड हाउ टू प्रोवाइड इट। यू सी एग्जैक्टली, हाँ, यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप गूगल का कॉर्पोरेट ऑफिस सर्च करें तो यू विल सी कि गूगल किस हद तक अपने एम्प्लॉइज को ये सहूलतें मुहैया करता है। फिर एनकरेज एंड रिवॉर्ड थॉटफुल रिस्क टेकिंग। थॉटफुल रिस्क टेकिंग को एनकरेज करें और रिवॉर्ड करें। एग्जैक्टली आप गूगल के ऑफिस का अगर क्लिप देखें तो दे आर ऑब्वियसली इट्स गूगल यार, इट्स अ मल्टी बिलियनियर एम्पायर। तो मल्टी बिलियन एम्पायर है वो, तो डेफिनेटली वो बड़ा कुछ देंगे। एंड देन इन्वेस्ट टाइम इन मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करें। जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे इज जस्ट एस्टैब्लिश कन्वर्सेशन विद द एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय के साथ कन्वर्सेशन को एस्टैब्लिश कर लें, ठीक है। जस्ट गपशप लगा लें एम्प्लॉय के साथ। ये इनफॉर्मल तरीका होता है। या फिर एक फॉर्मल तरीका होता है जिसमें आप क्वेश्चनियर्स फिल करवाते हैं एम्प्लॉय से। जैसे आप लोग जब अपना फीडबैक देते हैं तो क्वेश्चनियर के थ्रू देते हैं ना, ठीक है। तो ये, हाँ एग्जैक्टली, फीडबैक। तो ये 6 काम जो हैं ये एम्प्लॉयर के करने वाले हैं। दीज आर द 6 थिंग्स व्हिच एन एम्प्लॉयर शुड डू। ये 6 काम एम्प्लॉयर के, नॉट एम्प्लॉय शुड डू। आपकी किताब में जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसमें जो पहले 6 बुलेट पॉइंट्स हैं ये एम्प्लॉयर के करने वाले हैं। The first 6 bullet points relate to the employer or the organization, ठीक है। एग्जैक्टली और अगले जो 4 काम हैं ये एम्प्लॉय के अपने करने वाले हैं। अगले 4 काम जो हैं ये एम्प्लॉय ने खुद करने हैं। ऑब्वियसली देखें ना, एम्प्लॉयर आपका, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको सहूलत दे देगी। योर एंटिटी इज गोइंग टू गिव यू फैसिलिटीज। आपका इदारा आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दे देगा, लेकिन उन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को अवेल तो आपने खुद करना है, ठीक है ना। सो अवेल द learning and training opportunities provided by the employer। ठीक, आपका जो एम्प्लॉयर आपको ट्रेनिंग मुहैया कर रहा है उसमें आपने खुद एंगेज होना है, ठीक। ना ना, ये तो टूल्स और हैं यार, दे आर, दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स अ सेपरेट थिंग। नो नो नो, ये जॉब सेटिस्फेक्शन के टैक्टिक्स हैं, तरीके हैं। वो टूल्स जो है वो तो डिसीजन मेकिंग के टूल्स है ना, प्योरली वो तो एक रैशनल अप्रोच है। हम बिहेवियर्स पढ़ रहे हैं, हम मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे। रिमेंबर, जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ बिहेवियरल एस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजरियल एस्पेक्ट। अगर आप कंसेप्चुअली इसको डिवाइड करें तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें? ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। सेट प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को सीधा करें, ठीक है ना। अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करें, स्केजुलिंग करें। ये सारा काम आपने खुद करना है ना, ऑब्वियसली, वरना आप ओवरबर्डन हो जाएंगे। सेट मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करें, ठीक है।
take time to relax, revitalize, go for a walk, go to gym. इसी ये सारा काम आपने करना ना. देखें आपका जो एम्प्लॉयर है वो तो आपको सहूलतें दे रहा है, उसने जिम भी दिया हुआ है, उसने आपको गार्डन्स भी दिए हैं, लेकिन अगर आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है ये कुछ करने में, तो ये 4 काम एम्प्लॉय के एंड पे आते हैं. तो हम बेसिकली इस पोर्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. देयर आर सम activities that are concerned with the employer and there are some activities that are concerned with the employee himself. कुछ काम एम्प्लॉयर के करने वाले हैं और कुछ काम जो है वो एम्प्लॉई के करने वाले हैं. तो आप इसको डिवाइड कर लें. पहले 6 बुलेट पॉइंट्स जो हैं ये एम्प्लॉय रिलेटेड है और अगले 4 जो बुलेट पॉइंट्स हैं, द नेक्स्ट 4 बुलेट पॉइंट्स, दे रिलेट टू द एम्प्लॉई. ठीक है. ये जो आखिरी 3 पॉइंट्स हैं ये बेशक काट दें, ये रेपिटेशन है. अप्रेज देम अप्रोप्रिएटली ऊपर हमने मेजर की जॉब सेटिस्फेक्शन. एनकरेज सोशल इंटरेक्शन ऊपर हमने बात की पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज नॉलेज ऊपर हमने बात की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज की. तो आखिरी 3 पॉइंट आप बेशक काट दें, दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं. 6 पॉइंट्स एम्प्लॉयर के कंसर्न है और 4 जो पॉइंट्स हैं वो एम्प्लॉई के कंसर्न है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जॉब सेटिस्फेक्शन के अगेन 4 क्वेश्चंस हैं और ये चारों क्वेश्चंस पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. डिफाइनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टाइप्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, factors that affect job satisfaction, outcomes of job satisfaction and enhancement of job satisfaction. So these are the 4 important questions from this topic. मैंने उन्हीं 10 बुलेट पॉइंट्स को सेपरेट किया और कीवर्ड्स निकाल दिए हैं. दैट्स इट. ठीक. सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज कीवर्ड्स और यू कैन टेक अ स्नैपशॉट. आप बेशक व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिएगा. ठीक. ओके. सो जॉब सेटिस्फेक्शन के बाद आती है जॉब स्ट्रेस. रिमेंबर जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स अ जॉब. इट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ जॉब. और जॉब स्ट्रेस जो है दैट इज अ फीलिंग ऑफ टेंशन, दैट इज अ नेगेटिव बिहेवियर एट द जॉब. इट्स अ फीलिंग ऑफ टेंशन और फीलिंग ऑफ एग्जॉशन. एग्जॉशन कहते हैं अपनी एनर्जीज के वेस्ट हो जाने को, अपनी एनर्जीज के खत्म हो जाने को, विच इज टिपिकली एसोसिएटेड विद एक्सेसिव और ओवरली डिमांडिंग वर्क. सो यहाँ पे वर्क प्लेस स्ट्रेस की बात हो रही है, जॉब स्ट्रेस की बात हो रही है. एक तो स्ट्रेस ब्रॉडर वर्ड है ना. स्ट्रेस का मतलब है किसी भी टेंशन से गुजर रहे हैं आप, एनीथिंग कैन बी अ रीजन ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह कोई भी हो सकती है. ठीक है. लेकिन अगर हम जॉब स्ट्रेस की बात करें तो जॉब स्ट्रेस इज प्रीडोमिनेंटली ड्रिवन बाय ओवरली डिमांडिंग वर्क. ठीक. जॉब स्ट्रेस इज अ वेरी हार्मफुल फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशन. एक रिसर्च के मुताबिक 90% जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होती हैं उसके पीछे स्ट्रेस होता है. 90% सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं वो स्ट्रेस ड्रिवन होती हैं. ओनली 10% सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैव सम अदर रीजन में बी. तो स्ट्रेस एक बड़ी खतरनाक चीज है. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. और स्ट्रेस जो है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ the way an individual's physical and mental energies are exhausted, such as monotony. आप एक काम बार बार करते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं. फीलिंग ऑफ फेलियर, आप फेल होते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं. इनसिक्योरिटी. अभी इसको डिफरेंशिएट करता हूँ. डिप्रेशन इज अ सिम्पटम ऑफ स्ट्रेस. अभी बताता हूँ डिप्रेशन क्या होता है. आसान हो गया.
ओके जी, सो लेट्स कंटिन्यू। देखो हमने अभी जॉब एनहांसमेंट का टॉपिक डिस्कस किया है बेटा। वी हैव जस्ट कवर्ड हाउ टू एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें we have divided this portion in two parts. First 6 points are employer related and next 4 points are employee related. ठीक। WhatsApp, anyone may share a snapshot of the way we have differentiated both of these activities. So जॉब स्ट्रेस की बात हो रही थी। स्ट्रेस हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस जो है बेसिकली ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ फेलियर लेके आता है। क्वेश्चन किया था डिप्रेशन में और स्ट्रेस में क्या फर्क है। देखिए डिप्रेशन जो है ना, ये आपके एक इमोशनल डिसबैलेंस का नाम है। यू कैन से कि स्ट्रेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिप्रेशन। स्ट्रेस जो है दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आप पहले डिप्रेस होते हैं फिर आप स्ट्रेस्ड होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस जो है वो आपकी फिजिकल एनर्जीज को भी एग्जॉस्ट करता है। ठीक, स्ट्रेस ऑल्सो एग्जॉस्ट योर फिजिकल एनर्जीज। डिप्रेशन सिर्फ आपके इमोशनल डिसबैलेंस को ट्रिगर करता है, लेकिन जो स्ट्रेस है ये आपको जल्दी थका देता है। ठीक है, आपकी फिजिकल बिहेवियर में डेविएंसेस आती हैं स्ट्रेस की वजह से। ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड, जितना ज्यादा डिप्रेस होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे। ठीक, सो हाँ, यस यस, डिप्रेशन लीड्स टू स्ट्रेस, यस, क्योंकि स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल दोनों एनर्जीज के एग्जॉस्ट होने का नाम है। डिप्रेशन जो है दैट इज जस्ट इमोशनल फीलिंग। ठीक है ना, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन बी ट्रिगर्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। जॉब स्ट्रेस के बेशुमार कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जॉब स्ट्रेस जो है सबसे प्रोमिनेंटली तो आपके रेगुलर बिहेवियर को डेविएट करवाता है। आप डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, द वे यू यूज्ड टू बिहेव। टेंशन, डिप्रेशन, ये सारे ओवरलैपिंग फिनोमेना है। टेंशन एंड डिप्रेशन माइट बी, अब आई एम नॉट श्योर कि टेंशन में और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। ये कोई साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। इतने थिन लाइन डिफरेंसेस मेरा ख्याल है हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दीज थिन लाइन डिफरेंसेस। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट, हाँ, डिप्रेशन और स्ट्रेस का थोड़ा जो डिफरेंस वो थोड़ा बेहतर था, क्लियर था। तीन क्वेश्चन है जॉब स्ट्रेस के हवाले से। नंबर 1, डिफाइनिंग जॉब स्ट्रेस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है ट्रिगर्स ऑफ जॉब स्ट्रेस। जॉब स्ट्रेस के ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कोपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ जॉब स्ट्रेस। जॉब स्ट्रेस को कोप करने की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। तीन सवाल, और तीनों सवाल पेपर में आ चुके हैं। इनफैक्ट ट्रिगर्स 2 दफा आ चुके हैं, सिम्टम्स भी 2 दफा आ चुके हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज 1 दफा आया है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स कहते हैं नजर आने वाले फैक्टर्स। सिम्टम्स आर द ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस पैटर्न्स दैट कैन आइडेंटिफाई कि एक बंदा जो है वो स्ट्रेस में है। ठीक है ना, सिम्टम्स 2 किस्म के होते हैं स्ट्रेस के, मेडिकल सिम्टम्स होते हैं और बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। मेडिकल सिम्टम्स जो हैं ये आपकी मेडिकल जो आपकी मेटाबॉलिक बॉडी की जो आपकी परफॉर्मेंस है उसे अफेक्ट करते हैं, और बिहेवियरल सिम्टम्स हैं ये अया होते हैं आपके डेविएट करते हुए बिहेवियर से, जो आपका रूटीन बिहेवियर चेंज हो जाता है उससे नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, एड्रेनल ग्लैंड वर्क्स ओवर टाइम। ये आपकी बॉडी का वो ग्लैंड है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये दिस ग्लैंड कंट्रोल्स योर इमोशंस। ठीक है, आप जब बहुत खुशी में होते हैं तो आपके एकदम आंसू आ जाते हैं, या आप जब बहुत किसी टेंशन में होते हैं तो फॉर एग्जांपल आप कांपना शुरू कर देते हैं। तो ये ग्लैंड बेसिकली आपके इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। नो नो, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड आई गेस किडनीज के ऊपर होता है, चेक करते हैं वैसे। हाँ, ये किडनी में होता है एग्जैक्टली, इट इज लोकेटेड इन योर किडनीज एग्जैक्टली। वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो आपके दिमाग में होता है। ठीक, बायो याद आ रही है, एफएससी में पढ़ी थी। इट्स बीन लाइक हाउ मेनी इयर्स, 20 इयर्स, 20 साल हो गए। ओके, सो दिस ग्लैंड कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, हाँ, ये है ना, जो नई नई एफएससी करके आए हैं उनको सब पता है। जो नए नए एम कैट से बेचारे यहाँ आए हैं उन्हें सब पता है। सो दिस ग्लैंड एक्चुअली हैज टू वर्क ओवर टाइम। ये ग्लैंड जो है ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो दिस ग्लैंड हैज टू वर्क ओवर टाइम। ब्लड प्रेशर, मेरी एफएस वहाँ, मैं भी मेडिकल एमबीबीएस करने गया था, बस एंट्री टेस्ट के हाथों में भी खराब हो गया।
एफएससी में मार्क्स अच्छे थे, एंटी टेस्ट ने मुझे उड़ा दिया। तो उसके बाद इतना मैं दिल बर्दाश्त हुआ कि मैंने फिर कहा चलो अब ये लाइन ही छोड़ देते हैं। ओके, सो हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है हमारे मुल्क में 90% लोगों का यही अलमी है कि हमें कैट से ठोकर खा के कहीं और जाते हैं। एनीवे, सो चलें कोई नहीं, बट नेवरदलेस करियर नेवर स्टॉप्स, योर लाइफ नेवर स्टॉप्स। ठीक, जिंदगी नहीं रुकती। एंड यू डेफिनेटली, कम से कम चलो शुक्र है वकीलों से मार खाते मैं टीवी पे नहीं आ गया। आज अगर डॉक्टर बना होता तो वकीलों से मार खा रहा होता। थिंक पॉजिटिव, यू नो, अपनी अपनी ईगो को सेटिस्फाई किया करें। ठीक है, एनीवे, सो हाँ एग्जैक्टली, यस, दैट एक्चुअली पीएचडी करने की वजह से ड्राइव ही ये थी, बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड टू हैव डॉक्टर अगेंस्ट माय नेम। तो ये पीएचडी करने के पीछे ये बहुत बड़ी ड्राइव थी कि चलो वैसे डॉक्टर नहीं बन सके, ऐसे बन जाएंगे। पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन उम्मीद है जल्दी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका बीपी शूट कर जाता है। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह पीएचडी पे का है, ब्लड प्रेशर पे नहीं कहा इंशाल्लाह, परेशान ना होइए। हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, ये हार्ट स्टार्ट्स रनिंग फास्टर। स्टमक प्रॉब्लम्स, अक्सर लोग जब टेंशन लेते हैं तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। होता है ना, बड़ा कॉमन ये एक एलिमेंट है। व्हेन यू टेक सम वेरी क्रिटिकल टेंशन, तो नहीं बेटा, वो वाली बटरफ्लाइज हैं वो स्ट्रेस से नहीं आती, फिर वो किसी और वजह से आती हैं जो कि हम यहाँ नामुनासिब है डिस्कस करना। एनीवे, सो स्टमक एक जो होती है आपकी, दैट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, हेडेक, सर दर्द। ठीक, तो ये सारे आपके मेडिकल सिम्टम्स हैं, दे आर द मेडिकल सिम्टम। हाँ, अभी हम डिस्कस करते हैं आगे इंडाइजेशन। एग्जैक्टली, बिहेवियरल सिम्टम्स भी होते हैं स्ट्रेस के बहुत सारे। चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिम्टम। चेंज इन ईटिंग, हाँ, भी हम डिस्कस करते हैं ना, ये आपके बिहेवियरल सिम्टम्स हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बाज लोग जब टेंशन में या स्ट्रेस में होते हैं उनको नींद ज्यादा आती है, उनको भूख ज्यादा लगती है, या नींद भी ज्यादा आती है। और बाज लोग जो हैं जो टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं तो या नींद उड़ जाती है या भूख भी उड़ जाती है, या ऑपोजिट भी होता है, नींद भी ज्यादा आती है और भूख कम लगती है। दोनों केसेस मौजूद हैं। जैसे फरूख को भूख लगती है, किसको भूख नहीं लगती स्ट्रेस में? जब आप टेंशन में होते हैं तो किसको भूख नहीं लगती? मुझे नहीं लगती, मतलब मेरी भूख उड़ जाती है। ठीक है, अच्छा, बाज को भूख बहुत लगती है। इसी तरह कितनों को नींद ज्यादा आती है जब टेंशन में होते हैं? बाज लोगों को नींद ज्यादा आती है, जैसे नवीद को नींद आती है, ठीक है, माहम को आती है, जैसे। और बाज लोगों को नींद नहीं आती, बिल्कुल उड़ जाती है। तो दोनों किस्म के केसेस मौजूद हैं। तो ये बिहेवियरल सिम्टम है। इफ यू आर स्लीपिंग मोर देन डिजायर्ड, और इफ यू आर ईटिंग एबनॉर्मली, तो ये इंडिकेट करता है कि आप स्ट्रेस में हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब होता है सोच में पड़ जाना, सोची जाना, सोची जाना। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो ये भी स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। किसी, आप बिल्कुल एक अपनी दुनिया में गुमसुम से बैठे रहते हैं, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ये भी स्ट्रेस की इंडिकेशन है। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अलग थलग हो जाना, ठीक है, कट जाना। फिर अक्सर लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग। वैसे आप, ये स्ट्रेस के कम और इश्क के सिम्टम मुझे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन चलें, वो भी एक किस्म का स्ट्रेस ही होता है जो लोग पाल लेते हैं। ड्रग एडिक्शन आ जाती है, नेल बाइटिंग आ जाती है। ठीक, एंग्जाइटी, वेरी कॉमन सिम्टम। आप ज्यादा एंग्जाइटी में रहना शुरू कर देते हैं, हर वक्त आप बेचैन रहते हैं, इरिटेबल, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक, तो डिप्रेशन जो है दैट इज बेसिकली अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। फटीग, जल्दी थक जाते हैं। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सोशल विड्रॉल, दुनिया से कट जाते हैं। ठीक है, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। ड्रग की बात ऐसे ऊपर भी हो गई है, ड्रग एडिक्शन की बात हो गई है, ये पिछले यहाँ से काट दें। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेना। एपैथी का मतलब होता है जस्ट बिकमिंग डिसकनेक्टेडनेस। एपैथी का मतलब होता है डिसकनेक्टेडनेस। आप डिसकनेक्ट हो जाते हैं दुनिया से, ठीक है, डिसकनेक्टेडनेस में आ जाते हैं, लॉस इंटरेस्ट इन वर्क। तो देयर लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिम्टम्स। पेपर में ये सवाल आया था, 4 नंबर का सवाल था। इन द एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन अपीयर्ड। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट थी, डिफाइन द टर्म जॉब स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी था, सितंबर 2016 की अटेम्प्ट थी। सितंबर 16 में था, 4 नंबर का सवाल था। जॉब स्ट्रेस को डिफाइन करना था, उसके सिम्टम बताने थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ट्रिगर्स क्या होते हैं स्ट्रेस के? स्ट्रेस के मुख्तलिफ ट्रिगर्स होते हैं। स्ट्रेस 3 ब्रॉडर ट्रिगर से निकलते हैं। स्ट्रेस के 3 ट्रिगर्स होते हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, देन देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स या वर्क प्लेस फैक्टर्स होते हैं, और फिर कुछ आपके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। सो स्ट्रेस को 3 चीजें ट्रिगर करती हैं। आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है,
आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, आपके इदारे के हालात में वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, बॉस के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, वर्कलोड कैसा है, ठीक है। और आपके पर्सनल फैक्टर्स, आपके कुछ ज़ाती घर के मसाइल हो सकते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, आपके कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपकी सेहत के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। तो वी हैव थ्री ब्रॉडर फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप गौर फरमाएं तो पूरा पेस्टल का मॉडल डिस्कस हो रहा है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो आपकी ऑटोमेटिकली सैलरी जो है वो कम लगनी शुरू हो जाएगी, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, जब इकोनॉमी श्रिंक होती है तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट मेकिंग द एम्प्लॉइज रिडंडेंट, बजट कट्स होते हैं, आपकी जॉब अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, आपको लगता है मुझे किसी भी वक्त जॉब से निकाला जा सकता है। ऑब्वियस ये चीजें पूरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा ना। पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, नई गवर्नमेंट आ रही है, नई गवर्नमेंट आके पता नहीं किस इंडस्ट्री को बंद कर दे, किसको चलने दे, यू नेवर नो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे देयर वाज अ टाइम, अब तो खैर अल्लाह का बड़ा शुक्र है सुकून हो गया महल इन कराची, देयर वाज अ टाइम इन कराची व्हेन देयर वाज अ ह्यूज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ठीक है। वो मतलब ये गाड़ियों के शीशों से मोबाइल लोग खींच के ले जाते थे और टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा थी, इसी। तो पीपल यू नो उस वक्त बहुत परेशानी में रहते थे और वो स्ट्रेस वाले एक माहौल में रहते थे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आएगा अल्टीमेटली। जब स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर चेंज होगा तो चांसेस आर देयर कि इदारा जो है वो डिसकंटिन्यू कर दे अपनी प्रोडक्शन को, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ेगा। पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड से स्ट्रेस बढ़ता है वेरी। तो ऑल ऑफ दीज आर पेस्टल फैक्टर्स, ठीक है ना। ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये आपके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो पूरा पेस्टल का मॉडल यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। वर्क प्लेस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? आपकी जॉब के फैक्टर्स, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस, आपकी वर्किंग कंडीशंस अनहेल्दी, जगह साफ सुथरी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द माहौल में पोल्यूशन है, ठीक है ना, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है। वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स, फिर बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जिनमें डेंजरस कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे माइन वर्कर्स जो होते हैं, या फिर केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, केमिकल फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं, तो ये सारे के सारे लोग बड़ी डेंजरस कंडीशंस से गुजरते हैं ना। वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स, फार्मा जॉब्स में भी एग्जैक्टली, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वर्क, या तो इसमें वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सेसिव नॉइज, शोर शराबा, शोर भी स्ट्रेस में लेके जाता है आपको। अ वेरी कॉमन रीजन ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर टू परफॉर्म, काम का लोड बहुत ज्यादा है आपके ऊपर और कांस्टेंट प्रेशर है आपके ऊपर काम का कि ये काम पूरा करना है, प्रेशर है परफॉर्मेंस का। रोल कॉन्फ्लिक्ट, पता नहीं मैंने करना क्या है, नहीं सॉरी वो रोल एम्बिगुइटी। रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं मल्टीपल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑन इंडिविजुअल। याद करें हमने पढ़ा था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। वो तो खैर हम अप्रोप्रिएट टाइम, अब हम पढ़ेंगे ना कोपिंग स्ट्रेटजीज में जाके, वो तो हम खुद क्रिएट करते हैं ना अप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट ना करके, या अपने ऊपर ओवर बर्डन डेवलप करके, ठीक है ना। वो भी हम पढ़ेंगे कोपिंग स्ट्रेटजी में। हमने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था दैट मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है, और मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइंस जो हैं दे क्रिएट कंफ्यूजन ऑन द पर्सन, ये बंदे को कंफ्यूज कर देती है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रोल कॉन्फ्लिक्ट, इसे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स पैदा हो जाती हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। रोल एम्बिगुइटी, रोल एम्बिगुइटी का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं मेरा काम क्या है, यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर ड्यूटी, योर अथॉरिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रोल एम्बिगुइटी बहुत हाई होगी, अल्टीमेटली आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। अनसेटिस्फैक्ट्री और इंटरपर्सनल, हॉस्टाइल, इंटरपर्सनल, हॉस्टाइल कहते हैं फीलिंग ऑफ थ्रेट को, हॉस्टाइल कहते हैं फीलिंग ऑफ थ्रेट को। तो आपका जो बॉस है वो आपको थ्रेट करता है, डराता धमकाता है। या फिर देर आर सम जॉब्स विच डू नॉट ऑफर मच वैरायटी, मोनोटनी, रेपिटेटिव नेचर की जो जॉब्स होती हैं, वो जॉब जो रेपिटेटिव नेचर की होती हैं, जो वैरायटी ऑफर नहीं करती, वो भी आपको स्ट्रेस में ले जाती हैं। या कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो स्ट्रिंजेंट वर्किंग कंडीशंस रिक्वायर करती हैं, लैक ऑफ ऑटोनॉमी देती हैं आपको, लो अपॉर्चुनिटी देती हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, अब सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी है दैट इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट वर्किंग कंडीशन जॉब, ठीक है। सख्त कंडीशन में नौकरी करनी है, सख्त सर्दी है, गर्मी है, बाहर खड़े होना, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, अपॉर्चुनिटी नहीं है ग्रोथ की। या फिर कुछ ऐसी जॉब है जिन्हें हम मीनियल नेचर्ड जॉब्स कहते हैं। मीनियल नेचर जॉब का मतलब है द जॉब्स
graded as of low value. इन्हें हम menial natured jobs कहते हैं. Job graded as low value in the society are named as menial natured jobs. ठीक? So these jobs are menial natured job. इन्हें हम menial natured job कहते हैं. So these are some organizational triggers of stress, and then we have some personal triggers of stress. फिर कुछ personal factors भी होते हैं, ज़ाती factors. आपकी सेहत खराब है, poor health. आपके marital problems हैं, ठीक है? You have some marital problems. Undisciplined children, बच्चे बात नहीं मानते. ये बड़ी important, बड़ी detailed studies हैं कि professional and personal lives are highly connected. आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है वो हाईली कनेक्टेड है, ठीक है, हाईली कनेक्टेड टुगेदर. फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी जॉब पे आएगा. अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, यू कांट सेपरेट देम. मैं वही तो कह रहा हूँ, आप नहीं सेपरेट कर सकते ना. आप अगर दफ्तर में बॉस से लड़के आए हैं तो घर आप कभी भी अच्छे मूड से नहीं आएंगे. आप घर आते ही बीवी से भी लड़ेंगे, बच्चों को भी डांटेंगे. या अगर आप घर में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कभी भी अपना फुल पोटेंशियल नहीं देंगे अपने वर्क प्लेस के ऊपर. ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों, इन्हें आप सेपरेट नहीं रख सकते. पीस ऑफ माइंड इन पर्सनल लाइफ हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस. ठीक है. तो हम जब छोटे होते थे ना स्कूल में, तो जब कभी स्कूल में जाना और पहला क्लास का होना पीरियड, तो टीचर ने बड़े गुस्से में होना, तो हम अक्सर कहते थे लो जी आज अपनी मिसेस से मार खा के आए. अब मुझे भी लोग ये कहते होंगे जब मैं सुबह पहली क्लास में जाके गुस्से से बोलता हूँ. तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है. तो पर्सनल फैक्टर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. आपकी इनकम एडिक्वेट है, किसी आपके खर्चे क्रेडिट कार्ड्स के बिल बहुत ज्यादा हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं आप, लीगल डिस्प्यूट्स कोई आप पे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर द पर्सनल फैक्टर्स एंड दीज पर्सनल फैक्टर हैव अ वेरी डिटेल्ड इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस. ट्रिगर्स पे सवाल दो दफा आ चुका है पेपर में. पहला क्वेश्चन ट्रिगर्स पे आया था, here it is, सितंबर 15 में. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी था, सितंबर 2015 की अटेम्प्ट थी. पहला क्वेश्चन था और ये मेरे ख्याल है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 5 नंबर का सवाल था. ये आपकी एग्जांपल के तौर पे सवाल दिया गया. क्वेश्चन क्या था जी, पीक्यूआर माइंस लिमिटेड ऑपरेट कोल माइंस इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री. द वर्कर्स इन द माइंस आर एक्सपोज्ड टू सेवरल एनवायरमेंटल एंड वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स. ठीक है, फैक्टर्स, स्ट्रेस फैक्टर्स. तो कोई से 5 पूछे थे. ब्रीफली आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 5 एनवायरमेंटल एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस फैक्टर्स. 5 पूछे थे. तो जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं मेनली वही है. अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन, माइन वर्कर्स अंडरग्राउंड काम करते हैं, कोल ऐश डस्ट और हीट को हर वक्त एनकाउंटर करते हैं. फिर माइन वर्कर्स जो होते हैं दे नीड टू वर्क इन अ क्राउच्ड पोजीशन. क्राउच पोजीशन कहते हैं झुक के काम करने को, क्योंकि आप यू कांट स्टैंड स्ट्रेट इन माइन ना. इतनी वो छोटी ही कान होती है, तो उसमें आपको झुक के गुजरना होता है, जिससे आपकी स्ट्रेन हो सकती है, पोस्चर खराब हो जाता है. वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स बड़े ज्यादा होते हैं. माइन वर्कर्स जो है दे हैव टू डील विद ड्रिल मशीन, शॉवल्स, ट्रॉलीज. और फिर सीरियस इंजरीज भी होती हैं माइन वर्कर्स को. जैसे अक्सर आपने सुना होगा ना, वो पता नहीं फलाने कोयले की कान में मिट्टी का तोता गिर गया और पता नहीं कितने लोग जहाँ भाग हो गए. तो इस तरह के हैजर्ड्स बहुत हाई होते हैं. फिर रेपिटेटिव नेचर ऑफ वर्क है, ये भी डिस्कस किया हमने. ठीक है. अब ये दोनों एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये आपका जॉब रिलेटेड फैक्टर है, ये भी आपका जॉब रिलेटेड फैक्टर है, लो कॉम्पनसेशन लेवल. ठीक है. होम सिकनेस, माइन वर्कर्स हैं ये होम सिक हो जाते हैं. लैक ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, ऑब्वियसली रिमोट एरियाज में माइन वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पे अम्यूजमेंट कोई नहीं है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है कोई एज सच रिक्रिएट करने की, एंटरटेनमेंट की. तो ऑल ऑफ दीज आर वेरियस स्ट्रेस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द स्ट्रेस. ये क्वेश्चन एक दफा ये आया था माइन वर्कर्स पर, एक दफा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था और वो बड़ा अभी रिसेंटली आया था, ये मार्च 18 में. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी था. 10 नंबर का सवाल था मार्च 18 में. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी था. ये क्वेश्चन अगले पेज पे मिलेगा आपको. दिस इज वेयर द क्वेश्चन इज. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसके 2 पार्ट थे. क्वेश्चन है जी, फंड वाइज. फंड वाइज एक मीडियम साइज फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी है that has enjoyed growth in terms of profitability and client portfolio for the last few years. पिछले चंद सालों में इसने बड़ा ग्रो किया है, क्लाइंट बढ़े हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हैं. इंक्रीज्ड क्लाइंटल पोर्टफोलियो की वजह से 2 हायरिंग्स भी हुई थी, सलमान और सानिया की.
who were very satisfied with the working environment of the firm and their emoluments. Emoluments कहते हैं आपके सैलरीज को, पर्क्स को, ठीक है, आपके रिवॉर्ड्स को. emoluments हैं ये आपके रिवॉर्ड्स को कहते हैं, सैलरी को कहते हैं, ठीक. However, during the past 6 months, पिछले कुछ 6 महीने से वो मेजर क्लाइंट्स कंपनी के छोड़ गए, ठीक है. कंपनी के मेजर क्लाइंट्स जो हैं दे हैव लेफ्ट द जॉब. और उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो गिर गई. Persistent downward trend on stock exchange and introduction of new tax on the trading of shares are the primary reason for decline. गवर्नमेंट ने भी नए टैक्स इम्पोज कर दिए, ठीक है. तो फर्म हैज नो प्लान टू पे एनी बोनस फॉर द करंट ईयर. और एक ऑनगोइंग रूमर भी है कि शायद इदारा कुछ स्टाफ को ले ऑफ कर दे. अगर प्रॉफिट्स बेहतर ना हुए तो हम ले ऑफ भी कर सकते हैं. इनफैक्ट दिस मॉर्निंग एक सुपरवाइजर ने सानिया को बड़ा जोर से डांटा फॉर बीइंग लेट एट वर्क. हालांकि वो बेचारी पहले भी लेट होती थी बिकॉज शी लिव इन अ डिस्टेंट लोकेलिटी, दूर रहती है थोड़ा, पहले भी लेट होती थी, लेकिन कभी उसे पहले डांट नहीं पड़ी. रेप्रीमांड कहते हैं डांट टपट करने को. रेप्रीमांड का मतलब होता है टू स्कॉल्ड समवन, डांटना, स्कॉल्डिंग, ठीक. ऑन द अदर हैंड सानिया इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट इंक्रीज्ड वर्कलोड. ऑन द अदर हैंड सलमान इज वरीड अबाउट द पेमेंट ऑफ हिज हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट जो कि अगले महीने आ रही है. तो ये एक सिचुएशन है कंपनी के मुतालिक, इसमें 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और वो किस किस्म की सिनेरियो से गुजर रहे हैं वो आपको बताया गया. 2 क्वेश्चन थे इसके 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट ये था, बल्कि ये मैं अगर पेपर आपके सामने ओपन करूं, इफ आई मे, इट वाज स्प्रिंग 18. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. ये था कि इसके 2 पार्ट्स थे. पहला पार्ट था आइडेंटिफाई द जॉब स्ट्रेस ट्रिगर्स at fund wise under appropriate headings of environmental, organizational and personal factors. appropriate headings में आपने आइडेंटिफाई करने हैं ट्रिगर्स को. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन से हैं और पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं. 6 नंबर का सवाल है, ठीक है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, सो यू कैन वेरी फेयरली आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जी. परसिस्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड इन स्टॉक एक्सचेंज, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट लिखा हुआ है. न्यू टैक्स बाय गवर्नमेंट ऑन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, तो ये दोनों पॉइंट्स, तो मिनिमम 2 देने हैं आपने पॉइंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स आपके एनवायरमेंट में आ जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं. वर्क एनवायरनमेंट इज बिकमिंग हॉस्टाइल, ठीक है, क्योंकि डांट पड़ी है सानिया को, हॉस्टिलिटी. नो बोनस इज प्लान फॉर द करंट ईयर. रूमर इज देयर दैट सम एम्प्लॉइज माइट बी लेड ऑफ. और एक और पॉइंट है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीज्ड. वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इंक्रीज्ड. जिम्मेदारी काम की बढ़ गई है सानिया के ऊपर, ठीक है. पर्सनल फैक्टर्स कौन से हैं. सलमान इज अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस टू हैव टू पे इंस्टॉलमेंट. सानिया इज स्ट्रेस्ड अबाउट रीचिंग ऑफिस बिकॉज शी लिव इन अ डिस्टेंट लोकेलिटी, ठीक है. ये काट दें यहाँ से, इंक्रीज्ड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऊपर आएगा, दिस विल कम हियर, यहाँ पे लिख दिया, ठीक. सो 6 नंबर का सवाल था, कम से कम 2 फैक्टर्स आपने हर हेड में बताने थे. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो ये होते हैं ट्रिगर्स ऑफ जॉब स्ट्रेस, इन्हें कहते हैं जॉब स्ट्रेस के ट्रिगर्स. जॉब स्ट्रेस के ट्रिगर्स को कोप करने के लिए हमें चाहिए होती है कोपिंग स्ट्रेटजीज. हाउ टू मैनेज जॉब स्ट्रेस, अगेन इट्स अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. जॉब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं. जॉब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वी हैव 3 ब्रॉड स्ट्रेटजीज. हमारे पास 3 ब्रॉड स्ट्रेटजीज हैं एंड वेरियस टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट दो स्ट्रेटजीज. जॉब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 3 ब्रॉड स्ट्रेटजीज होती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं. नंबर 1 इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. पहली स्ट्रेटजी है आपकी इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए. द सेकंड स्ट्रेटजी इज टू आइडेंटिफाई नी जर्क रिएक्शंस. ये बेसिकली एक प्रोवर्ब है. नी जर्क का मतलब होता है ठोकर लगना. नी जर्क कहते हैं ठोकर लगने को. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में जो नेगेटिव एटीट्यूड्स को डेवलप करती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई कॉलीग है जिससे आप जब भी मिलते हैं बहस ही होती है, लड़ाई झगड़ा ही होता है, तो ये एक नी जर्क रिएक्शन है. और ये नी जर्क रिएक्शन जो है ये नेगेटिव एटीट्यूड्स में मैनिफेस्ट होता है. मैनिफेस्ट मीन नुमायां होता है. दैट लीड टू वर्क स्ट्रेस. सो इट इज ऑलवेज अ गुड स्ट्रेटजी टू अवॉइड दीज सिचुएशंस. ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए, ठीक है ना. अगर एक बंदे से मिल के आप गुस्से में आ जाते हैं या उससे मिल के हमेशा बहस ही होती है, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज टू नॉट टू मीट दैट पर्सन, टू अवॉइड दैट पर्सन, ठीक है.
And then the third broad strategy is to take responsibility of your physical and mental well-being. आपकी जिम्मेदारी है अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखना। तो ये तीनों स्ट्रेटजीज ब्रॉड स्ट्रेटजीज है। नंबर 1 इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, नंबर 2 आइडेंटिफाइंग कंसिस्टेंट नी जर्क रिएक्शंस, एंड नंबर 3 टेकिंग गुड केयर ऑफ योर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। इन तीनों स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टैक्टिक्स कौन कौन से हैं हमारे पास? व्हाट आर द टैक्टिक्स डू वी हैव? एक लंबी लिस्ट है टैक्टिक्स की। ऑब्वियसली सारे के सारे टैक्टिक्स तो नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनर, डिपेंडिंग अपॉन अ सिचुएशन और अ केस स्टडी उससे रिलेटेड टैक्टिक्स आपको डेवलप करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला टैक्टिक है टू ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को तोड़ना। सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर को मिनिमाइज करना। सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अपने आप को इल्जाम देना, हर चीज के लिए अपने आप को मूर्द इल्जाम ठहराना, इसे कहते हैं सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। कैसे कर सकते हैं? डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं, जैसे भी हमने ऊपर एग्जांपल देखी, गवर्नमेंट ने नया टैक्स लगाया है अगर, तो ये चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करें और उससे आप टेंशन में ना लें। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल आप अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थिंकिंग, टाइडी अप योर एक्ट, अपने मेज को साफ रखें, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करें। ये अगर आप याद करें तो हमने टाइम मैनेजमेंट स्किल पढ़ी थी। मेक टू डू लिस्ट, चेक लिस्ट बनाएं। रेजिस्ट परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते आप, यू कैन नेवर बी अ परफेक्शनिस्ट। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस के लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखें। स्ट्रेस को डिस्पेल करें, डिस्पेल का मतलब होता है सेपरेट करें। कैसे? हंसी मजाक में एंगेज हो, टॉक टू विद पीपल, कनेक्ट विद अदर्स। अभी देखें ना, ये हमने जो ऊपर बात की कम्युनिकेशन की, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने का ये टैक्टिक है। क्या टैक्टिक है? कनेक्ट करें दूसरों के साथ, बातचीत करें। ऊपर हमने डिस्कस किया वेल बीइंग का ख्याल रखें, तो वेल बीइंग को इम्प्लीमेंट करने का टैक्टिक क्या है? टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक, गो टू सम जिम। ठीक है, अपनी ईआई को इम्प्रूव करें। अच्छा, इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, इस पे एक अलग सवाल आ सकता है। ठीक है, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है। ईआई क्या होती है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? ईआई। ईआई बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था, एटीट्यूड को डिस्कस करते हुए। ईआई का मतलब होता है कि टू व्हाट एक्सटेंट अ पर्सन इज एबल टू कंट्रोल हिज और हर इमोशंस एंड यूज द इमोशन इन अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। आप किस हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं और आप अपने इमोशंस को पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। ईआई इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्ट। ईआई के 4 एलिमेंट्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर ओन सेल्फ। ठीक है, अपने इमोशंस को जानना, नोइंग वंस ओन इमोशन। सेल्फ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग वंस ओन इमोशंस। ठीक है, सोशल अवेयरनेस, नोइंग अदर्स इमोशंस, दूसरों के इमोशंस को समझना। एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फोस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को फोस्टर करना। ठीक है ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं कॉल ले रहा हूँ। फोस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, पॉजिटिव वर्क रिलेशनशिप्स को फोस्टर करना। तो ये 4 चीजें होती हैं जो आपके ईआई को डिफाइन कर, ये एक अलग क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक और टैक्टिक क्या है? प्रायोरिटाइज करें, ऑर्गेनाइज करें। कैसे? टाइम मैनेजमेंट करें, रेगुलर ब्रेक्स को प्लान करें, लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी हमने डिस्कस किया ऊपर फंड वाइज के अंदर। तो सानिया शुड लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, शुड अराइव ऑन टाइम। डोंट ओवर कमिट योर सेल्फ, अपने आप को ओवर कमिट ना करें, उतना कमिट करें जितना आप कर सकते हैं। बैक टू बैक स्केड्यूल ना बनाएं। ठीक है ना, स्पॉन्टेनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश रखें। स्पॉन्टेनिटी का मतलब कोई काम बीच में आ सकता है। आप कहते हैं लो जी अब 8 बजे पढ़ने बैठना है, 8 से 10 एफएआर पढ़नी है, 10 से 12 बीएम पढ़नी है, 12 से 2 मैंने टैक्स पढ़ना है, नहीं कर सकते। ये बैक टू बैक स्केड्यूल नहीं फॉलो कर सकते, ये सिर्फ फिर आप लिखेंगे ही, ऐसे आप फॉलो नहीं करेंगे। एक बैलेंस स्केड्यूल बनाएं, मेक अ बैलेंस स्केड्यूल। टास्क मैनेजमेंट करें। अगेन ये बड़े जेनेरिक से पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप सिर्फ पढ़ भी लें तो ध्यान में रह जाएंगे, और इन पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस करना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, डेलीगेट करें, दूसरों पर जिम्मेदारी डालें, सब डिवाइड करें टास्क को स्मॉलर यूनिट्स में, इसे कहते हैं मीडियम टर्म प्लानिंग करें। प्रायोरिटाइज करें टास्क को, हमने यहाँ से पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस की बेस के ऊपर।
कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, उसकी बेस पे प्रायोरिटाइज करें, ठीक है ना। टेक अब ये जो हमने ऊपर वो स्ट्रेटजी पढ़ी थी वेल बीइंग वाली, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अब उसके टैक्टिक्स क्या है? गो टू सम जिम, ईट हेल्दी, अवॉइड निकोटीन, गो टू बेड एंड गेट एनफ स्लीप, कल्टीवेट सपोर्ट नेटवर्क, अपने मेंटोर्स, अपने नेटवर्क को बेहतर करें, टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए वक्त निकालें, वो काम करें जो करने में आपको मजा आता है। दिन में रिमेंबर, दिन में घंटा 1.5 घंटा जरूर ऐसा निकालें जो आपका एक इंटरेस्ट है। किसी को क्रिकेट का इंटरेस्ट है, जरूर खेलें घंटा क्रिकेट दिन में। किसी को फॉर एग्जांपल कोई गेम खेलने में इंटरेस्ट है, डू इट। जैसे मुझे सीजन्स का शौक है, आई वॉच सीजन्स, ठीक है, तो मैं एक एपिसोड मैंने जरूर देखनी होती है रात को अपने कामों से फ्री होकर, ठीक है ना। ये चीज आपको वाइटलाइज करती है, रिवाइटलाइज कर देती है, आपकी एनर्जीज को बहाल करती है। हाँ ठीक है, अब ये कंट्रोल आपने खुद बहाल करना है ना अपने ऊपर, कि ये नहीं कि एक से एक एपिसोड देखने बैठे तो पूरा सीजन देख के उठे आप, ये काम नहीं करना आपने। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल आपने, हाँ, टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया एप्स को अवॉइड करें जहां तक हो सके। वार्निंग साइंस और सिम्टम्स को रिकग्नाइज करें, जो भी हमने ऊपर सिम्टम्स डिस्कस किए हैं वो सिम्टम देखें, आप में तो नहीं पाए जाते, अगर पाए जाते हैं तो देखें कि आप स्ट्रेस में तो नहीं है। अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करें, फ्रेंडली सोशल क्लाइमेट पैदा करें, अपने एम्प्लॉयज के साथ कंसल्ट करें, डिसीजन मेकिंग में कम्युनिकेशन बेहतर करें, रीजनेबली ट्रस्ट करें लोगों को, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। बड़े ब्रॉडर टैक्टिक्स हैं, सारे के सारे नहीं आएंगे पेपर में। एग्जामिनर इनमें से आपसे स्पेसिफिक टैक्टिक्स पूछ सकता है, जैसे अभी हमने ये जो केस डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन का पार्ट बी था, इस क्वेश्चन का पार्ट बी ये था कि ब्रीफली डिस्कस द टैक्टिक्स विच सलमान एंड सानिया में अप्लाई टू रिड्यूस स्ट्रेस। सलमान और सानिया क्या टैक्टिक यूज कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो अब इस सिचुएशन के मुताबिक जो टैक्टिक्स हैं आपके सामने वो बताने हैं आपने। फॉर एग्जांपल, Salman and Sania can dispel stress by looking for humor in the situation, by talking to someone close, or by simply taking a break. Salman and Sania can eliminate self-defeating behavior. They cannot control the uncontrollable. मुल्क में अगर टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अवॉइड नेगेटिविटी विद पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने काम को ऑर्गेनाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, सानिया शुड लीव अर्ली फॉर वर्क सो दैट शी मे अराइव ऑन टाइम। टास्क मैनेज करें, अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने के लिए अपने प्रायोरिटीज को डिफाइन करें। सो ये मेनली वो वाले टैक्टिक्स हैं जो कि इस केस के अकॉर्डिंगली हैं, ठीक है। सो एग्जामिनर वुड नेवर आस्क यू कि आप सारे के सारे टैक्टिक्स प्रोड्यूस कर दें। एग्जामिनर में आस्क यू अबाउट सम ऑफ द टैक्टिक्स व्हिच आर मोस्ट रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। गॉट इट? सो हियर वी ब्रिंग द 6th चैप्टर टू एन एंड। 6th चैप्टर में हमने मेनली क्या क्या डिस्कस किया है ब्रॉडली आपको बता दूं एक दफा। 6th चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को, बिहेवियर्स क्या होते हैं, और उसके बाद इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स देखे। फिर हमने परसेप्शन पे जंप किया, परसेप्शन को डिफाइन किया, परसेप्शन के सोर्सेज देखे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परसेप्चुअल प्रोसेस डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनटेस्टेड सो फार। परसेप्चुअल सेंसेशन और परसेप्शन का डिफरेंस देखा, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पेपर में। परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी एंड देन परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इन जजिंग अदर्स, दूसरों को जज करने में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। Then we jumped on attitudes. Attitudes में हमने डिफाइन किया एटीट्यूड को, उसके हमने 3 कंपोनेंट्स देखे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। एटीट्यूड्स के 2 कंपोनेंट कौन कौन से 2 बिहेवियर्स पैदा करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर को डिस्कस किया। एटीट्यूड की 2 टाइप्स देखी, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स के अंदर क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस कैसे होती हैं। हेडिंग 2.3 और 2.4 अभी तक अनटेस्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आ सकता है पेपर में, ठीक है। एंड देन वी जम्प्ड ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन, 4 सवाल डिस्कस किए, डिफाइंड जॉब सेटिस्फैक्शन, टाइप्स देखी, फैक्टर्स डिस्कस किए, आउटकम्स को डिस्कस किया और एनहांसमेंट के वेज को डिस्कस किया, वेज टू एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन। एंड देन वी डिस्कस्ड जॉब स्ट्रेस, द लास्ट टॉपिक। स्ट्रेस में हमने 3 सवाल डिस्कस किए, डिफाइन किया, सिम्टम्स देखे, ट्रिगर्स देखे और कोपिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया। 6 चैप्टर में से पेपर में 8 से 10 नंबर का सवाल लाजमी आता होता है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको आपने अकॉर्डिंगली तैयार करना है। कल इंशाल्लाह हम 7 चैप्टर का आगाज करेंगे, माइंड मैप से स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर का। कल हम इंशाल्लाह 7 चैप्टर को ओपन कर देंगे, नेक्स्ट वीक में हम 7 चैप्टर कंक्लूड करेंगे। और मेरा टारगेट है, अगर हम कैलेंडर देख लें, सो हमारा 7 चैप्टर एंड होगा इंशाल्लाह 4 तारीख को। 8 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मंडे को, 8 चैप्टर हमारा एंड होगा 13th को।
9 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 14th को. इट वुड गो मैक्सिमम बाय 20th. 21st को 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हमारा कोर्स इंशाल्लाह 25 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आखिरी 3-4 दिन जो है हम रिविजन्स करेंगे, थॉरो रिविजन्स करेंगे. ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं 25 या 27 को मैक्सिमम आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूँ, सो दैट वी कैन हैव सम एम्पल टाइम फॉर रिवीजन, क्योंकि 31st ऑफ जनवरी क्लोजर डेट है हमारे सब्जेक्ट की. 31 को हमने क्लोज करना है इंशाल्लाह. ठीक, गॉट इट. सो लेट्स कंटिन्यू टुमारो. कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह. ठीक है, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.